हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर अपने स्टार्ट कर रहे हैं कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए है। कॉमर्स स्टूडेंट में जिन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स ले रखा है, कॉमर्स स्टूडेंट की जो क्लास 12th है उनने जिसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स उन्होंने जो सब्जेक्ट ले रखा है उनके लिए वीडियो है। और अपना जो टॉपिक है वो है आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस का पार्ट है ये। तो इसके बारे में अपन आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक बार और बता देता हूँ मैं कि जो आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसमें जो अपने इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कैलकुलस के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आपके पास ये है। चैप्टर का यदि मैं नाम लिखूँ तो सबसे पहला जो चैप्टर अपने पास रहता है इसमें डिफरेंशिएशन। कैलकुलस में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जहाँ से स्टार्ट होती है कैलकुलस आपके 12th क्लास में, डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और उसके बाद में जो थर्ड चैप्टर आता है इंटीग्रल, इंटीग्रल्स आता है। और उसके बाद में जो अपने पास कैलकुलस का पोर्शन रहता है इसमें जो अपने पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसमें मैक्सिमा मिनिमा आते हैं और इंटीग्रेशन भी आता है और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसके बाद में ये अपने पास क्या आ जाता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आता है। इसी में आता है, ये चैप्टर इंक्लूडेड है, इसी में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आता है। और उसके बाद में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, मेजर पोर्शन में देखिए है ना। नहीं तो जैसे साइंस वालों के तो क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ना वो अलग पोर्शन के रूप में आता है, लेकिन आपके है वो शायद इसी में है, साथ में इसी चैप्टर में आपके साथ में दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, इसके बाद में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चार चैप्टर होते हैं कैलकुलस के। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर तो बहुत होते हैं लेकिन आपके ये चार है वो सिलेबस में है। ठीक है, ये चार आपके सिलेबस में है। यदि अपन बात करें कैलकुलस के पोर्शन में तो डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये चारों चैप्टर आपस में कनेक्टेड होते हैं। डिफरेंशिएशन से स्टार्ट किया जाता है, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रल और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अपन आज के जो लेक्चर है अपने स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल से स्टार्ट करेंगे। और डिफरेंशिएशन आपको साथ साथ में डिफरेंशिएशन भी इसका थोड़ा बताते रहेंगे, क्योंकि जो इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है। इंटीग्रल जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। जिसको डिफरेंशिएशन अच्छे से आएगा उसी को ही इंटीग्रेशन आएगा। तो आपको डिफरेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है। यदि अपन आगे चले तो इंटीग्रल के कुछ फॉर्मूले होते हैं और फिर उनका इंटीग्रेशन को सोल्व किया जाता है। तो डिफरेंशिएशन जिसको आएगा उसी को इंटीग्रल्स आ जाएगा। तो इनकी यदि अपन डेफिनेशन बात करें, देखो जैसे इंटीग्रेशन जो है ना वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है इंडेफिनेट इंटीग्रल और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, सिर्फ इंडेफिनेट इंटीग्रल ही है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल। ठीक है, ये अपने चार चैप्टर अपने को पढ़ने हैं। पहले मैं इंटीग्रेशन से स्टार्ट करूंगा और उसके बाद में मैं आपको डिफरेंशिएशन भी करवाऊंगा। पहले इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपन स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन, पहले आज बेसिक की बात करेंगे, इंटीग्रेशन का बेसिक, और उसके बाद में अपन साथ में क्या करेंगे, आज क्वेश्चंस भी करेंगे इंटीग्रल्स। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होती है, जो इंटीग्रल होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो डेफिनेशन में लिखेंगे अपन इंटीग्रल, इंटीग्रल इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। कैसे, जैसे अपन बात करें एग्जांपल की, जैसे एक्स है, एक्स का अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है।
एक्स का यदि अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, और फिर 1 का यदि अपन वापस क्या करें, इंटीग्रेशन करें, तो 1 का यदि अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, और प्लस में आता है सी, और ये सी जो होता है आपके पास होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो जैसे x का डिफरेंशिएशन किया तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, और 1 का यदि वापस अपन इंटीग्रेशन करें तो क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो अब ये जो c आता है ना, इस c की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, देखो जैसे मान लो अपन x का डिफरेंशिएशन करें तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इस x प्लस थ्री यदि अपन बात करें x प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। x प्लस 7/2 लूँ मैं, या x प्लस 5/2 लूँ, तो उसका डिफरेंशिएशन की बात करें तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन भी 1 होता है। तो इस c की वजह से क्या होता है कि जितने भी इसके फैमिली ऑफ कर्व होता है, फैमिली ऑफ कर्व का मतलब होता है कि जैसे x का इंटीग्रेशन, x का यदि डिफरेंशिएशन की बात करें तो x का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, 1 होता है। x प्लस थ्री, इसका भी डिफरेंशिएशन 1 होता है, और x प्लस 5/2, x प्लस कुछ भी ले लो, x प्लस 7/2 या x प्लस 8 ले लो, तो भी इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। x प्लस 8 का भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो ये बात करिए x प्लस सी होता है ना, ये होता है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी होता है। इसको c को कहते हैं अपन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x प्लस थ्री का भी डिफरेंशिएशन 1 होता है, x प्लस 5/2 का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x प्लस 8 का भी डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, तो यदि अपन देखो वापस बात करें तो जैसे मान लो 1 का यदि अपन इंटीग्रेशन करें तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस सी होता है। अब इस सी के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, इस सी की वैल्यू आपके पास 3 भी हो सकती है, 5/2 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। इस वजह से एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस 5/2, एक्स प्लस 8/2, इन सब की जो आपके पास डिफ्रेंशिएशन है वो 1 आ रहा है, इस वजह से आता है। ठीक है, अब यदि देखो रिवर्स प्रोसेस को और ऐसे भी देख सकते हैं अपन, यदि मान लो मैं 1 का इंटीग्रेशन कर दिया, तो यदि मैं इसका पूरे का डिफरेंशिएशन करूं, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन जब करोगे ना आप, तो पूरे का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का साइन तो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, और इसका 0, तो इक्वल आ जाएंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि जो रिवर्स प्रोसेस होती है, इंटीग्रल जो होती है, इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो ये डेफिनेशन कह सकते हैं अपन। और आपके सिलेबस में क्या है कि सिर्फ आपके इनडेफिनेट इंटीग्रल है, आपके जो सिलेबस में है ना वो सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रल है, और इनडेफिनेट इंटीग्रल की वजह से इसमें क्या आ रहा है, कांस्टेंट सी आ रहा है। इनडेफिनेट का मतलब होता है कि जिसको अपन जिसका मतलब डेफिनेट नहीं कह सकते, मतलब डेफिनेट का मतलब ये हो गया कि इसमें सी की वजह से है ना अलग अलग कर्व आते हैं, एक्स प्लस थ्री भी आ सकता है, एक्स प्लस 5/2 भी आ सकता है, एक्स प्लस 8 भी आ सकता है, ये सारे कर्व आ सकते हैं आपके। ठीक है, और यदि यही डेफिनेट इंटीग्रल होता है ना, तो डेफिनेट इंटीग्रल में सी नहीं आता है, कांस्टेंट है ना वो नहीं आता। क्यों नहीं आता है, क्योंकि लिमिट होती है, और लिमिट की वजह से उसकी एक फाइनाइट वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपके टू टाइप्स के इंटीग्रल्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो लिख सकते हैं, एक तो होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है जिसका मान फिक्स नहीं होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, और जिसका मान फिक्स होता है उसको डेफिनेट कहते हैं। इस सी की वजह से क्या होता है, इसका मान निश्चित नहीं होता है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू एक्स प्लस सी आती है, सी के स्थान पर है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, और इस सी की वजह से है ना कोई भी कांस्टेंट इसमें आ सकता है, एक्स प्लस थ्री आ सकता है, एक्स प्लस 5/2 आ सकता है, एक्स प्लस 7/2। इसका इसलिए डिफरेंशिएशन ये होता है ना, मैंने किया था कि एक्स प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, एक्स प्लस 5/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, वो इस वजह कॉन्स्टेंट की वजह से होता है।
आपके जो सिलेबस में है वो आपके है इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो सबसे पहले तो अपन इनडेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूले याद करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज इसमें ज़्यादा आपको फॉर्मूले मिलेंगे, और फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज तो इसके फॉर्मूले बेस्ड ही हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें फॉर्मूले की। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही हैं, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करें, जो अपने पास पावर फॉर्मूला कहते हैं, जिसको अपन पावर रूल कह सकते हैं, पावर फॉर्मूला। एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है, वो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और प्लस में आता है सी। एन का मान यहाँ पे अपन क्या नहीं रख सकते? -1 नहीं रख सकते। एन का मान क्या नहीं रख सकते? -1 नहीं रख सकते। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले पे अपन क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। मैं आपको फॉर्मूले ऐसे नहीं कि पहले फॉर्मूले लिखा दिए सारे और फिर अपन क्वेश्चन करें, नहीं। अपन फॉर्मूले के साथ ही क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जितने भी आपके एक्सरसाइज में होंगे, जितने भी आपके एग्जाम्पल होंगे, वो सारे एक साथ में कवर करूंगा, ठीक है। जिससे आपके ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपसे अच्छे से याद हो जाएगा। तो एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है? एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? आपके पास एक्स की पावर एन प्लस वन, एक पावर ज़्यादा हो जाती है, एन प्लस वन अपॉन में हो जाता है एन प्लस वन। ये इसको अपन कहते हैं पावर रूल। इसको क्या कहते हैं? पावर रूल। ठीक है। अब इस पे बेस्ड अपन सारे एग्जांपल्स करते हैं, जितने भी एग्जांपल आपके हैं, एग्जांपल और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक साथ कवर करते हैं। जैसे स्टार्टिंग से इक्वेशन आपका स्टार्ट करते हैं, एक्स की पावर 99 dx। एक्स की पावर 99 का अपने को क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे इंटीग्रेशन करोगे? देखो सॉल्यूशन। अपने पास एन का मान कितना है? एन का मान 99 है। तो एक्स की पावर 99 dx इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एक्स की पावर 99 प्लस वन अपॉन 99 प्लस वन। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 100 अपॉन 100, और प्लस में हो जाएगा सी। प्लस में क्या हो जाएगा? सी। तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है। देखो दूसरे एग्जाम्पल। एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स। पहले इजी एग्जाम्पल करेंगे और फिर थोड़े से और लेंथी एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें एन का मान क्या है? एन का मान 5। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5 डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन, और प्लस में सी। कॉन्स्टेंट लगाना ना भूले, देखो है ना, कॉन्स्टेंट लगाना जरूर आपको। ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। इसको सोल्व कर लेंगे और थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। आपके अच्छे से ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, इतने एग्जाम्पल अपन कर लेंगे। ठीक है। अब देखो थोड़ा और अच्छे लेवल की क्वेश्चन करते हैं। एक्स की पावर 7/2
एक्स की पावर 7/2। इसका अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, देखो इसका, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको लिख सकते हैं अपन, ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -7/2 एक्स डी एक्स। ठीक है, अब n की वैल्यू अपने पास क्या हो गई, माइनस का 7/2। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का 7/2 डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का 7/2 प्लस 1 अपॉन -7/2 प्लस 1 प्लस सी। अब देखो 7/2 प्लस 1 करना है तो कैसे ऐड करोगे, एलसीएम लेते हैं 2, और ये माइनस का 7 प्लस 2, तो माइनस का क्या बचेगा 5। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का 5/2 और नीचे हो जाएगा माइनस का 5/2। जब नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है तो क्या होता है, माइनस का 2/5 एक्स की पावर माइनस का 5/2 और प्लस का सी। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो माइनस का 2/5 एक्स की पावर -5/2, या इस नंबर को अपन पॉजिटिव करना चाहते हैं तो इसको क्या कर दो, नीचे लिख दो, तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। क्योंकि देखो फॉर्मूला होता है ए की पावर माइनस एम का, क्या फॉर्मूला होता है 1/a⁴ इंडाइसिस में पढ़ा होगा आपने। तो इस फॉर्मूले से अपन इस पावर को क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, और एग्जांपल करते हैं, आपको समझ में आ रहा है। देखो यदि आपको समझ में आ रहा है और आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। क्यूब रूट ऑफ टी इंटू डी टी, इसको निकालना है। इसका अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखो क्यूब रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने को, इसको क्या लिख सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं टी की पावर 1/3 डी टी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो गई 1/3, तो यहाँ से हो जाएगा ये टी की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1। तो 1/3 में यदि 1 जोड़ेंगे तो 2/3, और नीचे भी क्या हो जाएगा 2/3 प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 2/3, ऊपर जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा 3/2 में। सॉरी, इसमें देखो 2/3 नहीं होगा ना, ये 4/3 होगा, 4/3। फोर बाई थ्री इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4 टी की पावर 4/3 प्लस सी। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, और एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे कोई सवाल हो तो देखो 1/x³ इंटू डी एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बताओ सॉल्यूशन। 1/x³ इंटू डी एक्स, तो इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर ले जा सकते हैं क्या बताओ, ऐसे 1/x³ को, बताओ। ये लिख सकते हैं क्या x⁻³ लिख सकते हैं ना। तो इसका इंटीग्रेशन, एक देखो इंटीग्रेशन भी, इसका डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू -3, तो ये हो जाएगा x⁻³ प्लस, और ये हो जाएगा -3 प्लस, इसको सोल्व करेंगे
एक सेकेंड। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, एक्स की पावर -2 अपॉन -2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस पावर को नीचे ले जाएंगे तो -1/2 2x² + c। ये तो हो जाएगा 1/2 है ना, माइनस का, और ये एक्स की पावर -2 है ना, इसको नीचे लिख देंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स की पावर -3 का क्या होगा, 1/x की पावर 3 का क्या होता है, एक्स की पावर -3। तो अब देखो, इस सवाल को आप डायरेक्ट भी है ना फॉर्मूला इसका याद कर सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। तो चाहे तो आप डायरेक्ट इसको याद कर लो, ये भाई आप डायरेक्ट भी याद करके रख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला है, काम आएगा आपके। तो आप फॉर्मूले के रूप में भी देखो कई जगह क्या लिखाते हैं, ये फॉर्मूला भी लिखा देते हैं 1/x की पावर 3 dx, है ना, तो डायरेक्ट इसको लिखा देते हैं। तो डायरेक्ट भी है ना, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये अपना सवाल हो गया। अब और सवाल भी देख सकते हो, एक सवाल और देखो, यहाँ पे जो dx होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि उसी के रिस्पेक्ट में अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे यदि y का फंक्शन होता है तो y के रिस्पेक्ट में हो, तो जैसे एक सवाल है वो करते हैं अपन, उसमें क्या है, y के अकॉर्डिंग है। देखो अगला एग्जाम्पल, जैसे 1/√ऑफ y और dy। तो यदि y लिखा हुआ है तो y के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि फंक्शन भी किसका है, y का है, और x लिखा होता है तो x का रिस्पेक्ट में अपने को डिफरेंस नहीं। यहाँ पे देखो x भी हो सकता था 1/√x dx, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 2√x होता है। ठीक है, तो वो अपन प्रूफ करते हैं कि √2√x होता है कि नहीं होता है, इसका इंटीग्रेशन 2√y होता है। इसको भी फॉर्मूले के रूप में यूज कर सकते हैं अपन। देखो अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो y की पावर क्या है, 1/2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y की पावर 1/2 dy। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y की पावर -1/2 dy। अब n की वैल्यू क्या है अपने पास, माइनस का 1/2, तो रख दो फॉर्मूले में, y की पावर -1/2 +1 अपॉन -1/2 +1। तो ये हो जाएगा y की पावर 1/2 और नीचे हो जाएगा 1/2 + c। ठीक है, तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, तो 2y की पावर 1/2 + c। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2√y। तो ये फॉर्मूला भी बन सकता है अपना, तो उसको अपन फॉर्मूले में भी याद कर सकते हैं। क्या क्या याद कर सकते हो फॉर्मूले के रूप में, कि 1/√x हो चाहे 1/√y हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2√x + c। और एक इसको भी याद कर सकते हैं, 1/x की पावर 3 dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 1/2x² + c। तो ये बनेंगे अपने दोनों फॉर्मूले। ठीक है, तो ये देखते रहना कि भाई अपन सी लगा रहे हैं कि नहीं, कई जगह हो सकता है मैं भूल जाता हूँ सी लगाना, तो आप इसको इग्नोर कर देना कि भाई सब भूल गए होंगे, है ना। ये मत कहना कि सर है ना सर को आता नहीं है, सर को आता है, देखो है ना। तो 1/√x dx, तो 1/√x का भी करेंगे ना तो 2√x ही होगा, इसके जैसे ही सेम इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो ये अब आगे एग्जांपल में चलते हैं। तो ये अच्छे से आपका फॉर्मूला तैयार हो गया x की पावर n dx का। तो देखो अपन एक बार देख लेते हैं, सी लगाया हुआ है ना, सभी में सी लगाया हुआ है। तो आपके फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया होगा कि x की पावर n
dx होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 2, दूसरा फॉर्मूला होता है अपने पास 1/x dx। 1/x dx का फॉर्मूला होता है अपने पास log mod ऑफ x प्लस सी, log mod ऑफ x प्लस सी। यहाँ पे x क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। x क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। log mod x का ये जो अपन डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो डिफ्रेंशिएशन यदि दोनों तरफ करोगे तो 1/x होता है। यदि अपन दोबारा डिफ्रेंशिएशन करें ना, इसका देखो रिवर्स प्रोसेस को भी अपन प्रूव कर सकते हैं। देखो 1/x dx इंटीग्रेशन करो, देखो है ना, तो क्या आ जाएगा, log mod ऑफ x प्लस सी। तो अपन डिफ्रेंशिएशन करो इसका भी, दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर लिया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से तो डिफ्रेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये हो जाता है 1/x इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log mod ऑफ x और प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ c। तो c का डिफ्रेंशिएशन तो क्या होता है, 0 होता है, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, log mod ऑफ x, और mod ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है ना। log mod ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, सॉरी 1/x होता है, तो इस वजह से इससे होता है। तो 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होगा आपके पास, ये हो जाएगा। इस पे बेस्ट कोई क्वेश्चन देखते हैं, यदि अपने पास कोई क्वेश्चन मिल जाए तो। क्वेश्चन तो नहीं है इसका, चलो फॉर्मूला नंबर 3 करते हैं, ये अगले वाले लेक्चर में करें फॉर्मूला नंबर 3। चलो अगले लेक्चर में करते हैं ना, अभी मेरा वो टाइम हो रहा है कोचिंग का ना। तो चलो अगले लेक्चर में अपन करते हैं फॉर्मूला नंबर 3, और उसका फिर अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। ठीक है, थैंक यू।